0 to 30 मिनट्स आपको पेपर को जस्ट एनालाइज ऐसे नहीं करना है कि हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, फिर पेपर का लेवल डिसाइड करेंगे, मीडियम है, टफ है, क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। 0 to 30 मिनट्स आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है, जिस पर आप टिक मार्क कर सकते हो, देखते ही क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन आप टिक मार्क करें। ऐसे करने में आपको डेफिनेटली ऐसा 10 से 15 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। बायो वाले होंगे तो उनको इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, 30 to 35 लेवल भी पहुंच सकता है, बिकॉज बायो का क्वेश्चन आता है, देखा, याद आया तो ठीक है, टिक मार्क करो, नहीं तो आगे बढ़ो। इससे होता क्या है कि अल्टीमेटली जब आप 15 से 20 क्वेश्चन जेईई मेंस के लिए या 30 to 40 क्वेश्चन नीट वालों के लिए, अगर आप इतने क्वेश्चन कर, आप मेंटली रिलैक्स्ड हो जाते हो। मेंटली रिलैक्स मतलब ये हो गया कि हमारे पास टाइम कम है और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। ये जो मेंटल प्रेशर आता है ना, अरे बाप रे 2 घंटा हो गया, 1 घंटा रह गया और इसमें पूरा का पूरा फिजिक्स करना बाकी है, ये मेंटल रिलैक्सेशन है। ये टेंशन से तुम बच जाओगे, क्योंकि एक बार अगर आपको ये प्रेशर बन गया कि 1 घंटा बचा हुआ और फिजिक्स का पेपर पूरा बाकी है, तो आपको आते हुए क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। क्यों? दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, प्रेशर बढ़ गया आपकी। आई बात समझ में? तो 0 से 30 मिनट आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए जो आप देखते ही आंसर कर सकते हो। इससे एक फायदा और हो जाता है, बाय चांस आपने क्वेश्चन सॉल्व करते 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 लास्ट में पहुंचे और पता चला कि लास्ट का 5 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था जो कि मैं देख करके टिक मार्क कर सकता था, उफ, छूट गए, और वही क्वेश्चन आपके बगल वाले ने टिक मार्क करके रखा है, हो गया, मार्जिन क्रिएट हो गया। यू आर गुड, वेरी गुड इन ये स्टडी, बट ही इज स्मार्ट। यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क आपने किया और मार्क्स वो ज्यादा लेकर के आ गए। 0 to 30 आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन को रीड करें, आंसर करें, रीड करें, आंसर करें, रीड करें, आंसर करें। नीड नॉट टू पिक अप द पेन कि आप सॉल्व करते जाइए एक एक लाइन, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। लास्ट में आपके पास आधे घंटे में इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा कि आपको आते हुए क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे। और एक बार समझो, स्टार्टिंग से एक बार आपने फ्लो में आ गया कि क्वेश्चन बनाने का, क्वेश्चन बन रहा है अभी मेरे से, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, फिर क्वेश्चन नहीं आते हुए भी बन जाए। टाइम मैनेजमेंट आप ऐसे करिए, ट्राई इट। घर पे भी आप लोग 1-2 सैंपल टेस्ट करिए खुद से, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट में क्या ये मेथड सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये प्रैक्टिस आप अभी से डालेंगे तो जाकर के आपको ईगो वाला जो प्रॉब्लम है ये भी खत्म हो जाता है ऐसे मेथड से। ये क्वेश्चन बिना किए हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने 1D मोशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, लाइफ प्रोसेस बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेंटेलिटी से बाहर निकलना है आपने, है ना। कौन सा टॉपिक टफ होगा, कौन सा टॉपिक आसान होगा, ये हम नहीं डिसाइड करते हैं, जिसने क्वेश्चन सेट किया वो डिसाइड करता है। सो ऐसा तो माइंड मेकअप करना ही नहीं है कि ये टॉपिक मेरा सबसे बेस्ट है और यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है ना। एट द मोमेंट जो डिसाइड होगा उसी समय, तो जो भी बात है, जो आप टेस्ट दिए उस पेपर का रिव्यू जरूर करिए। जब तक आप रिव्यू नहीं करेंगे आप अपने गलती को नहीं पहचान पाएंगे कि मेरा गलती कहाँ है। अब जैसे कुछ लोगों ने, निधि ने जो गलत सिली मिस्टेक जो किया है, वो क्या किया है, क्वेश्चन सॉल्व जरूर किया है, सही क्वेश्चन सॉल्व किया है, बट आंसर जो उन्होंने टिक मार्क कर दिया वो गलत किया। इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो आ गया H2 बाई H1। अब रेशियो निकालना है तो बेसिकली इसको क्या होना चाहिए था, अंडर रूट होना चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। हो गया सिली मिस्टेक, थोड़ा सा ध्यान हटा और खत्म। ये होता है किसके वजह से, मेंटल प्रेशर की वजह से। आपके पास टाइम बहुत कम है, जल्दी 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 मारो, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, बस हो गया, नेगेटिव मार्किंग करके आ गए। तो ये मेंटल प्रेशर से बचना है अपने को, ठीक है, सिली मिस्टेक से बचना है। एक क्वेश्चन आप कम करिए, नेगेटिव मत करिए, क्योंकि नेगेटिव 1 नंबर तो माइनस करता ही है, साथ में 4 नंबर पॉजिटिव भी लेके जाता है, टोटल 5 नंबर का नुकसान करता है, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड। जो भी आप टेस्ट देते हैं उसका रिव्यू जरूर करिए कि हमने गलती कहाँ किया, प्रिपरेशन में कमी रह गई, सिली मिस्टेक्स ज्यादा किए, क्वेश्चंस नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया वो अलग बात है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो अलग बात है, उसको वापस हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो चलिए
Better luck for the Sir, next time. एक क्वेश्चन है, a हाँ। man throws a ball from a moving train with its speed is v and its acceleration is a. Then option A, velocity of the ball just after its drop is v, velocity of the ball just after its drop is minus v. तो सर माइनस v होगा ना, क्योंकि ड्रॉप होगा तो वो नीचे के डायरेक्शन में जाएगा ना। ड्रॉप ट्रेन के बाहर कर रहा है या अंदर कर रहा है? सर क्वेश्चन है, a man जो बॉल throws a ड्रॉप किया ball. गया, A man throws a ball from a moving train when its speed is v and its acceleration is a. बस इतना दिया हुआ है। तो आई होप कि थ्रोज अ बॉल फ्रॉम द ट्रेन लिखा हुआ है तो वो ट्रेन से बाहर ही फेंका जा रहा होगा। अगर बॉल को बाहर के डायरेक्शन में फेंकेंगे, ट्रेन का वेलोसिटी v है, तो इस बॉल का भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v ही हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, डायरेक्शन इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अगर ट्रेन का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस बॉल के पास भी एक वेलोसिटी आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v। लेकिन जैसे ही ये बॉल ट्रेन का कांटेक्ट छोड़ देगा, जैसे ही ये बॉल आंसर में ड्रॉप दिया है। हाँ जी सर क्वेश्चन में थ्रोज दिया है और आंसर में ड्रॉप दिया है, इसका आंसर में इस क्वेश्चन को छोड़ दिए थे। क्वेश्चन में ड्रॉप दिया गया है, क्वेश्चन में Question थ्रोज throws दिया है गया ना? है और आंसर, यस सर। हाँ ठीक है, तो बॉल को थ्रो कर रहा है फ्रॉम द ट्रेन, तो आई होप कि वो जो बॉल ड्रॉप थ्रो किया गया है कि वो बॉल ट्रेन के फ्रेम से बाहर फेंका गया हो। सर तो ड्रॉप तो क्यों आंसर में दिया है? ड्रॉप का मतलब ऐसा हो गया ना कि मान लो ट्रेन के गेट पर खड़े हुए हो, तो वहां से बॉल को छोड़ दिए, उसको तो ड्रॉप ही बोलेंगे ना। और अगर फेंक दिया ऐसा, तो इट मींस ट्रेन का वेलोसिटी प्लस में आपने जो वेलोसिटी उसमें ऐड किया, वो नहीं समझे? याद करिए, एक हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरह का क्वेश्चन किया था, एक कार्ट के ऊपर आदमी खड़ा है ऐसा, और इसने बॉल को थ्रो किया विथ वेलोसिटी u, विथ वेलोसिटी u, और इस कार्ट का भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी था v। तो हमने बोला था कि ये बॉल के ऊपर ये वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाएगा इस डायरेक्शन में v, इनिशियल वेलोसिटी में, करेक्ट? अगर बॉल को हम लोग थ्रो करेंगे, दैट मींस यू आर एडिंग सम काइंड ऑफ वेलोसिटी टू दैट बॉडी। इफ यू आर सिंपली ड्रॉप, मतलब आप कोई उसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं, जो मूविंग बॉडी है उसी का वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नो सर, एक बार और बता दीजिए। ये बात समझ में आई? अगर आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, सिंपली ड्रॉप करने का मतलब क्या था? ये है ड्रॉप, इनिशियल वेलोसिटी 0। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस यस सर। निधि, सर अगर आपने बॉल को ड्रॉप किया, योर इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, बट इफ यू आर ड्रॉपिंग फ्रॉम ए मूविंग बॉडी, इफ यू आर ड्रॉपिंग फ्रॉम ए मूविंग बॉडी, देखो ये मूविंग बॉडी है और ये यहां से मैंने लाके ड्रॉप कर दिया, इसका मतलब आई एम गिविंग व्हाट, जो इस बॉडी का स्पीड था वो स्पीड इस बॉडी, गाइस वेट करिए, देखता हूं मैं क्या कर रहा हूं। हाँ, तो मैं ये बोला था कि अगर एक मूविंग बॉडी से बॉल को ड्रॉप करेंगे, तो जो मूविंग बॉडी का वेलोसिटी है वही वेलोसिटी इसको मिल जाएगा, इस ऑब्जेक्ट को मिल जाएगा, करेक्ट? अब पॉइंट आता है अबाउट एक्सेलरेशन। सो अबाउट एक्सेलरेशन में अगर बॉल को मूविंग बॉडी के फ्रेम में फेंकते हैं, तो जो एक्सेलरेशन इस बॉडी का है वही एक्सेलरेशन जिस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया उसका भी होगा। लेकिन अगर आप ट्रेन के बाहर फेंकते हो तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली, फिर ट्रेन का एक्सेलरेशन उसको नहीं मिल पाएगा। बात मेरी समझ में आई?
भी होगा वो पॉजिटिव साइन अच्छी। होगा या निगेटिव साइन? किस चीज का, वेलोसिटी का? इनिशियल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर ड्रॉप पॉजिटिव होगा या निगेटिव? तो जिस डायरेक्शन में अगर ट्रेन जा रहा है उसी डायरेक्शन में मिलेगा। तो इस डायरेक्शन को अगर हम लोग पॉजिटिव मानेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का भी वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा। सर अब ये सर तो इसमें कहीं देखो, ये मेंशन थोड़ी नहीं। क्वेश्चन ये हम तो डिसाइड करते हैं। हाउ कैन वी से दैट इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? सिंपल। अगर मैं बोलता हूं कि ये डायरेक्शन नेगेटिव है, ये डायरेक्शन में जो ट्रेन जा रहा है ये वेलोसिटी नेगेटिव है, और इस डायरेक्शन को मैं बोल रहा हूं कि नहीं ये मेरे लिए पॉजिटिव है, ये मेरे मानने के ऊपर है। अगर मैं मान रहा हूं कि ये पॉजिटिव है तो यही पॉजिटिव है। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ऐसा कोई इंटरनेशनल लॉ तो है नहीं कि ये डायरेक्शन के वेलोसिटी को पॉजिटिव मानना है, ऐसा कुछ भी लॉ नहीं है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस वेलोसिटी को पॉजिटिव मानना चाहिए किस डायरेक्शन में, और किस डायरेक्शन में नेगेटिव मानना चाहिए। हेलो सर, लेकिन इसमें ये थोड़ी ना हाँ मेंशन बोलिए। सर इसमें ये थोड़ी ना मेंशन है कि ट्रेन के स्पीड के अलोंग ही बॉल को फेंका गया है। इसमें तो रैंडमली फेंका ही गया हाँ है। ये भी मेंशन नहीं है। अगर थ्रो किया गया है तब ना, अगर ड्रॉप करेंगे तो किसी भी वेलोसिटी की जरूरत नहीं है ना। अगर ड्रॉप करेंगे तो किसी डायरेक्शन की जरूरत है क्या? ड्रॉप मतलब क्या हो गया? No. सिंपली उस बॉल को छोड़ देना, छोड़ देगा। अब जिस डायरेक्शन में ट्रेन जाएगा उस डायरेक्शन में वो थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव होगा, या उस डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी मिल जाएगा ऑटोमेटिक। बात आ रही है मुझे समझ में? सर लेकिन इसमें वेलोसिटी के बारे में पूछा है ना। वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है। देखिए आपके हिसाब से जो आपने क्वेश्चन बोला है, एक बार आप फिर से बोलिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, बोलिए। क्वेश्चन, About a man throws a ball from a moving train. a man throws A ball from a moving ball train. from moving train. When its speed is v and acceleration is a. Moving train. Speed v And acceleration a. acceleration a. Then ठीक है ना? चार sir. हाँ ऑप्शन बोलिए। Then a, velocity of the ball just after it's dropped is v. ठीक है, v after drop v. Option B, velocity of the ball just after it's dropped is minus v. Minus v, okay. Or C, acceleration of the ball just after it's dropped is a. Acceleration Of the ball just after it's dropped is a. drop a. और फिर माइनस, मतलब acceleration of the ball just after its drop is minus a. अच्छा अब देखिए, a man throws a ball from a moving train, speed v, acceleration a. ठीक है, ऑप्शन में सब जगह ड्रॉप दिया गया है ना। तो क्वेश्चन का देखो लैंग्वेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इफ यू विल ट्राई टू सॉल्व इट। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। एक मिनट, मेरा अनम्यूट है। क्लियर है सर? आवाज क्लियर है क्या सबको? नहीं आ रही है। क्लियर है सर? आ रहा है, आ रहा है। रिया बोल रही क्या? यस सर आ रहा है। हाँ आवाज आ रहा है। सो मैं ये बोल रहा था कि अगर क्वेश्चन का अगर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है मैन थ्रोज अ बॉल। अब नॉर्मली हम लोग जो थ्रो का टर्म इस्तेमाल करते हैं, थ्रो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी चीज को फेंकने के लिए, करेक्ट। बट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉप, मतलब बॉल को नॉर्मली आपको ड्रॉप किया गया। तो हमें ऑप्शन टिक करना है, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। वेलोसिटी आफ्टर ड्रॉप v, तो बॉल को अगर हमने ड्रॉप कर दिया। अच्छा, सेकंड चीज देखा जाए कि फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन। फ्रॉम टर्म का इंग्लिश में इस्तेमाल कब किया जाता है? जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में सेपरेशन होता है, ठीक है। अ लीफ फॉल्स फ्रॉम अ ट्री, मतलब
ट्री से लीफ का अलग होना, वहां पर हम लोग फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द लैंग्वेज, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने फ्रॉम टर्म जो इस्तेमाल किया है, यहाँ पर ट्रेन और बॉल दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। बात आ रही है समझ में? सर इसका मतलब है कि ट्रेन में से बाहर बॉल निकल रहा है, ट्रेन के बाहर बॉल फेंका गया है। इसका मतलब यही है। यस सर। अगर बॉल को अंदर फेंका जाता है, द बॉल इज थ्रोन इन द ट्रेन, इनसाइड द ट्रेन या फ्रेम ऑफ ट्रेन, ऐसा कुछ लिखा हो। फ्रॉम द ट्रेन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ट्रेन से उसको बाहर फेंका गया। क्लियर? आप ट्रेन के गेट पर खड़े हो, नेग्लेक्ट द फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस को आप लोग नेग्लेक्ट करिए, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल, जो ड्रॉप किया गया वो नीचे। तो इसका आंसर ए करेक्ट होगा। जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी मिलेगा पॉजिटिव। सर एक और क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा जरूर है, मतलब लैंग्वेज में थोड़ा और क्लियरेंस होना चाहिए था। अब नॉर्मली फिजिक्स का स्टूडेंट इतना अंग्रेजी नहीं जानता है ना। अगर आप फिजिक्स सॉल्व करना है तो इतना कौन कंजक्शन, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव इतना कोई नहीं देखता है। नॉर्मली कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब ये फ्रॉम द ट्रेन लिखा है तो ट्रेन के बाहर फेंक रहा है, अंदर फेंक रहा है। अब चूंकि ये वर्ड फ्रॉम इस्तेमाल किया गया, दैट मींस कि बॉल का सेपरेशन हो रहा होगा ट्रेन के साथ, मतलब एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में बॉल को फेंका जा रहा है। ठीक है। अब अगर ये मूविंग ट्रेन है, चलिए 3D व्यू में देखेंगे। अगर ये एक मूविंग ट्रेन है ऐसा, और ट्रेन के यहाँ पर गेट पर आप खड़े हैं, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, ऐसे ट्रेन का डब्बा होता है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है और इसने नॉर्मली इस बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया, ये ऐसा ड्रॉप किया, ये हो गया ग्राउंड फ्लोर, ये ट्रेन का पहिया होगा। ठीक है। अब ये ट्रेन v वेलोसिटी से इधर जा रहा है एंड एक्सेलरेशन a से जा रहा है, करेक्ट। सो जैसे ही इस बॉल को हम लोगों ने ड्रॉप किया, ये जो बॉल है यहाँ पर, इसको हम लोगों ने ड्रॉप किया तो ये फ्रेम से बाहर हो गया, ट्रेन से ये बाहर निकल गया। ट्रेन से जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी और कोई तो फोर्स लगाने वाला है नहीं उस पर। जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, g। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन दिया गया है ये खत्म। अब रह गए बात अबाउट वेलोसिटी, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सो पॉजिटिव इसलिए क्योंकि जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट के पास भी वेलोसिटी होगा। ठीक है। तो इसलिए हमने पॉजिटिव टिक किया क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। Sir, it is possible to have situation in which the speed of particle is 0, but the average speed is not 0. स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 0, स्पीड 0 हो गया और एवरेज स्पीड not 0. 0 आपका नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली जो एवरेज स्पीड होता है इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, करेक्ट। टोटल टाइम, तो या तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, सॉरी डिस्टेंस या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। दैट मीन्स कि टोटल डिस्टेंस होने के लिए स्पीड का होना जरूरी है ना, और टाइम तो ऑब्वियसली टाइम तो होता ही है। तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड लाने के लिए स्पीड का वैल्यू होना जरूरी है। अगर स्पीड 0 हो गया तो एवरेज स्पीड 0 होना ही पड़ेगा। सर मतलब अगर कोई बाइक है तो एक घंटा में 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर 1 घंटा के लिए रुक गया, फिर और 1 घंटा में 30 मीटर,
फिर से। सर एक बाइक है, हाँ वो 30 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस मतलब कि कवर किया, ठीक है फिर 30 मिनट के लिए रुक गया, ठीक है। उसके बाद फिर 30 मिनट में वो 1 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर किया, फिर इधर एवरेज स्पीड क्या होगा इसका? तो ये फिर 30 मिनट हो गया और यहाँ पर 30 मिनट के लिए वो स्टॉप होता है, रेस्ट में होता है, यही ना? यस टोटल सर, टाइम कितना हो जाएगा? 90 मिनट। यस सर, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2 किलोमीटर। यस सर। तो कर लो। तो इधर भी तो 2 स्पीड इसका 0 हुआ। 1.5 आवर्स हो गया। यस सर, तो इधर भी तो इसका स्पीड 0 हुआ। कहाँ? यहाँ पर। यस सर, हाँ तो उस टाइम इंटरवल में अगर जैसे मैं समझ गया आपकी डाउट क्या है। देखो ये 3 सेगमेंट मैंने बना दी, ए बी सी एंड डी। अब अगर ऑब्जेक्ट यहां से चलता है मोशन में 30 मिनट, फिर 30 मिनट, यहां पर इतना देर ये रेस्ट में हो गया एंड देन 30 मिनट। अब अगर मैं काउंट करता हूं ए से लेकर के डी तक का कंडीशन में, तो एवरेज स्पीड तो आ गया। लेकिन अगर जिस टाइम में ये रेस्ट पर है, अगर यहां पर मैं निकालूं कि व्हाट विल बी इट्स एवरेज स्पीड, तो कितना होगा ड्यूरेशन बी एंड सी के बीच में? 0 ही होगा। ये तो 0 होगा ना यहां से यहां तक का। हाँ लेकिन अगर मैं टोटल टाइम इंटरवल ए से बी तक, ए से लेकर डी तक का टाइम इंटरवल अगर मैं काउंट करता हूं, तो जाकर के एवरेज स्पीड आएगा। तो थ्रू आउट द सर मोशन तो देखो जब 0 नहीं एवरेज है। स्पीड और थ्रू जब आउट एवरेज द स्पीड और टाइम स्पीड लिखे, इंटरवल रेस्ट में नहीं है। हाँ जी, सर जब एवरेज स्पीड और स्पीड का टर्म दिया, इसका मतलब कि एवरेज स्पीड पूरा टोटल डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा होगा और स्पीड कहीं रुका, कहीं ज्यादा किया, कहीं कम किया, उसके बारे में पूछ रहा है उसका। हाँ ये भी पॉसिबल है। अगर एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो थ्रू आउट द मोशन जितना उसका पाथ है वहां से वो बात करेगा। ठीक है, पॉइंट है। सर तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट दिया है 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन का ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, मैं उसके ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ, रीचेक कर लेता हूँ, है ना? क्वेश्चन नंबर 30 मैं रिव्यू कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ सही इसके तो ऊपर। दिया है उसमें। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन है हाँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो ये उसका आंसर हो गया। तो क्या ये गलत दिया है? सर वैसे इसमें स्टेटमेंट्स लिखा है सर, पहली बार पढ़ने में लगा था मल्टीपल करेक्ट है, लेकिन ऊपर फिर इंस्ट्रक्शन में पढ़े तो लगा कि एक ही सही होगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होता है। यस सर, हाँ यस सर। तो सर क्वेश्चन लेकिन ये सेंड करते तो मल्टीपल 3 चॉइस नंबर लग भी रहा तो है करेक्ट हमको। होना चाहिए। सर Okay. ये मल्टीपल चॉइस हमको लग रहा है, तो इसमें आप एक ही स्टेटमेंट मुझे पढ़ा, लेकिन इसमें दूसरा स्टेटमेंट बताया नहीं, अभी अभी बता रहे हो कि मल्टीपल चॉइस है, बाकी का 3 ऑप्शन तो बताओ। सर दूसरा ऑप्शन सर बोल रहा है क्वेश्चन सेंड कर चुके हैं, क्वेश्चन सेंड कर दिए हैं आपके व्हाट्सएप पे। अच्छा ओके, जस्ट मिनट, तो मुझे चेक कर लेने दो। आपको जो डाउट था वो क्वेश्चन सेंड किया या कौन सा? ये अभी जो पूछ रहे हो ये वाला, ये क्वेश्चन 30 है। नंबर वाला। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 30 नंबर। 30 नंबर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड इन दैट इंटरवल। ऐसा जरूरी तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है।
It is possible to have a situation in which the speed of particle is never zero. अरे भाई साहब, इसमें जीरो लिखा हुआ है, नेवर। नेवर टर्म तो छोड़ ही दिए थे आपने। जो सर नीचे वाला ऑप्शन टाइम जीरो हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हो? नहीं सर, डी की। गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच स्पीड ऑफ पार्टिकल इज जीरो बट द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। यहां पर कुछ टर्म उसमें इंस्टेंटेनियस ऐड किए हो क्या? खुद से ऐड किए हो या क्या है ये? नहीं सर, ये मतलब समझने के लिए, बाकी सिर्फ स्पीड दिया था। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज जीरो बट द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी ये तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। वही तो सर, मल्टीपल चॉइस था लेकिन एक ही ऑप्शन दिया था सही। ठीक है, विल डिस्कस एंड विल कंफर्म। ठीक है, क्वेश्चन को मैं भी डिस्कस कर लेता हूं सर के साथ और फिर आप लोगों में कंफर्म कर देता हूं इसके बारे में। मेरे हिसाब से इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अपन लोग। और कुछ पूछना है? ओके, लेट्स मूव ऑन। क्लास आगे बढ़ाते हैं। कितने लोग आ गए हैं? 36 आर देयर। चलिए 35 लोग। सो क्वेश्चन ये लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम लोगों ने ये बात कर लिया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है इनर्शियल और एक हो जाता है नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल में क्या हो जाता था? जिसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है उसको हम लोग नॉन इनर्शियल बोलते हैं, या इसको एक नया नाम भी दे सकते हैं। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन में इस नाम से भी आता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम में क्या हो जाता था? एक्सेलरेशन जीरो हो जाता था। एक्सेलरेशन जीरो हमारा दोनों ही केस में पॉसिबल है व्हेन ऑब्जेक्ट इन एट रेस्ट, है ना। अब फिर से ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा? एक्सेप्शन है, पर यहां पर जब मैं रेस्ट की बात कर रहा हूं तो फॉर लॉन्ग टाइम बात कर रहा हूं, है ना, मोमेंटरली नहीं, लॉन्ग टाइम। और दूसरा, ऑब्जेक्ट हैज सम काइंड ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आप बोल सकते हो कि उसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये दोनों ही फ्रेम हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग नॉन एक्सेलरेटेड भी बोलते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड। तो देखिएगा कि इसमें और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेटेड होता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेटेड होता है। तो रिलेशन थोड़ा सा उल्टा है, अगर आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। अगर एक्सेलरेटेड है तो इनर्शियल के सामने नॉन लगेगा, नॉन इनर्शियल हो जाएगा, और अगर नॉन एक्सेलरेटेड है तो ये इनर्शियल हो जाएगा। मतलब नॉन का जो पोजीशन है ना, ये दोनों केस में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया। तो इस चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी क्वेश्चन में इस फ्रेम के बारे में यूज करेगा। अच्छा, जो आपका जो क्वेश्चन था, ट्रेन से उस बॉल को फेंका गया, तो वो जो ट्रेन था वो कौन सा फ्रेम में आ जाता? जिस ट्रेन से फेंका गया था वो ट्रेन कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कशन कर लिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कशन कर लिया था। इनर्शिया तीन तरह का होता है, वो कौन कौन सा होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीन तरह का इनर्शिया के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, है ना। इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। इट इज जस्ट एन प्रॉपर्टी बाय व्हिच अ बॉडी ट्राइज टू मेंटेन इट्स पोजीशन।
जो इसका स्टेट है उस स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करती है, जाती है ना। तो ये हो गया हमारा इनर्शिया। और इनर्शिया एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दोनों लगभग एक ही चीज है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि बॉडी विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट। देन हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स के बारे में स्टडी किया था कि एक्सटर्नल फोर्स हम लोग उसको बोलते हैं जहां पर जो सिस्टम के बाहर से वर्क करता है। सो सिस्टम कौन डिसाइड करेगा? वी, अस, हम लोग। जो हम लोग सिस्टम ड्रॉ करेंगे, सिस्टम अपने हिसाब से ड्रॉ किया जाता है अपने फिजिबिलिटी के लिए कि कौन सा सिस्टम लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आसान होगा या जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हाँ बोलिए सर। अर्थ पे 3 आदमी खड़े हैं, मतलब हाँ। मतलब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो उस पे से उसका सिस्टम क्या होगा, क्या क्या हो सकता है? अर्थ पर 3 आदमी हम खड़े लोग तो हैं, ठीक है। हाँ। तो ये हो गया अर्थ। अर्थ पर 3 आदमी हो गए। एक हो गए मोदी जी, दूसरा हो गए राहुल गांधी, एक हो गए केजरीवाल। आप बोल रहे हो कि सिस्टम क्या क्या हो सकता है? तो सिस्टम हो सकता है, देखो ये हो गए मोदी, राहुल, केजरीवाल। सिस्टम नंबर 1 मोदी, राहुल। सिस्टम नंबर 3 केजरीवाल। 3 हो गया। फिर सिस्टम हमारा हो सकता है मैन एंड अर्थ, राहुल एंड अर्थ, केजरीवाल एंड अर्थ। ये दोनों सिस्टम हो गए ना। इन सबको कंबाइन कर दीजिए, तीनों आदमी और टोटल अर्थ। क्या क्या हो गया? सिस्टम एक तो हो गया इंडिविजुअल, जितने भी आदमी है वो। उसके बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मोदी अर्थ, राहुल अर्थ, केजरीवाल अर्थ। फिर आपस में कॉम्बिनेशन, मोदी राहुल, राहुल केजरीवाल, मोदी केजरीवाल, एंड देन लास्ट में इन सबका कॉम्बिनेशन, मोदी राहुल केजरीवाल एंड अर्थ। ऐसा कुछ होगा। एक दो पॉइंट अगर एक दो फ्रेम छूट भी गया होगा तो काउंट कर लीजिए। इन सबका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लीजिए, जितना पेयर बना सकते हैं बनाइए, है ना। अब ये भी हो जाएगा मोदी राहुल एंड अर्थ, तो बनाओ। चार ऑब्जेक्ट है, 4 इंटू 4 टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनेगा। 16 सिस्टम बन सकता है, 16 एक 17, है ना। तो सिस्टम बहुत सारे बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ मोदी पूछा है तो सिस्टम सिर्फ मोदी होगी। एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम अर्थ होगा, बाकी कुछ भी हमको मतलब नहीं है। बात है समझ में? तो सिस्टम ये अपन लोग डिसाइड करेंगे एज पर द क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि सिस्टम हम लोग कैसे एज्यूम करते हैं। समझे क्या? चलिए, सो लास्ट लेक्चर हम लोगों का जो हो गया था वो हो गया था डेरिवेशन, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा था कि ये जो होगा ये किसके लिए होगा? पॉइंट मास के लिए। ये ठीक है। जो भी हम लोग क्वेश्चन मिलेगा हम लोगों को उसमें हमें पॉइंट मास ही ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्ट को मानना है, एक्सटेंडेड फॉर्म नहीं मानेंगे। अगर हम लोग फोर्स अगर ट्रेन के ऊपर भी लगा रहे हैं तो ट्रेन को एक पॉइंट मास ही एज्यूम करना है, ना कि ट्रेन का लेंथ 200 मीटर। जब तक कि कहा ना जाए तब तक आपको नहीं मानना, है ना। तो दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर द पॉइंट मास। सिस्टम ऑफ पार्टिकल थोड़ी देर के बाद देखेंगे। अब प्रॉब्लम ये था, अब हम लोग आते हैं इसको को रिलेट करते हैं विथ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो देखिए, या बोल सकते हो स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं। ये देखिए, ये एक कोई ब्लॉक रखा हुआ है यहां पर, ये है मास m और ये है रेस्ट में। एक आदमी इधर से दौड़ रहा है, दौड़ते हुए जा रहा है इधर से विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। दूसरा आदमी यहां से एक्सेलरेट होते हुए जा रहा है, किसी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है ना। ये गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है ऐसा,
और ये एक्सेलरेट हो रहा है विथ एक्सेलरेशन ए। और एक आदमी ऐसा है जो रोड के किनारे कहीं पर खड़ा है। तो हमारे पास 3 फ्रेम हो गए, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। नाउ टेल मी द कंडीशंस विथ द डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये 3 अलग अलग ऑब्जर्वर है, तीनों अलग अलग जगह पर खड़े। एक ग्राउंड पर खड़ा है, दूसरा v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड थर्ड ये a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। थोड़ा देर के लिए मोमेंटली एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो वेलोसिटी होगा वो कुछ u होगा। नाउ टॉक अबाउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं यहां पर, ऑब्जेक्ट नंबर ए फ्रॉम द ग्राउंड। बताइए ये ऑब्जेक्ट अगर इस मास को देखेगा तो उसको वेलोसिटी कितना नजर आएगा, जल्दी से बताइए। ऑब्जर्वर नंबर ए अगर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसको कितना वेलोसिटी दिखेगा? 0। वेरी गुड। एक्सेलरेशन कितना दिखेगा? एक्सेलरेशन कितना दिखेगा? 0। 0। एक्सेलरेशन भी 0। वेरी गुड, बहुत सही। ऑप्शन नंबर बी, अगर ऑब्जर्वर बी देखेगा इस ऑब्जेक्ट को तो वेलोसिटी कितना दिखेगा? -v। -v। और एक्सेलरेशन कितना होगा? -a। ओके निधि, गॉट इट। वेट फॉर द अदर्स। ठीक है अंजन, करेक्ट। यस सिद्धार्थ, वेरी गुड। तो ये भी हो गया आपका 0। शिवम 0। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ए बी एंड लास्ट वन इज सी। What will be the velocity seen by the observer sitting inside that? रिया माइनस वेलोसिटी इसलिए हुआ क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिखा है मैंने, तो इस डायरेक्शन में ये निगेटिव हो जाएगा। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में अगर इसको हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? इसके वेलोसिटी को इसको दे देंगे। मैं मोमेंटली की बात कर रहा हूं, डोंट अप्लाई एनी टाइम इंटरवल। आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ ये -u होगा और एक्सेलरेशन भी -a होगा। वेरी गुड, -u होगा और एक्सेलरेशन भी -a होगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? तकलीफ हुआ किसी को देख करके? चलिए, अगर ये पॉइंट क्लियर है, ये हमने यस फाइंड सर, आउट बी किया बाय द मींस ऑब्जेक्ट ऑफ में एक्सेलरेशन हाँ जी सर, बी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन 0 कैसे हो गया? बी ऑप्शन में एक्सेलरेशन 0 इसलिए हो गया क्योंकि दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी है इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए जी? ठीक है सर। सही है ना? ठीक है। अब देखिए ये तीनों फ्रेम का प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो। आप खुद से नोट्स में लिख लीजिएगा अगर जहां कहीं भी लिख रहे हैं। फ्रेम ए ग्राउंड फ्रेम हो गया, ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला फ्रेम हो गया, और ये एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो दोनों फ्रेम है ये कौन सा फ्रेम हो गया? इनर्सी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फोर्स F इज इक्वल टू ma के बारे में। फोर्स इज इक्वल टू ma के बारे में। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है 0 ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितना लग रहा हो? 0। 0। एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी 0 होगा। सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट के, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस पर जो फोर्स लगेगा वो भी लगेगा कितना? 0। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 0। लेकिन व्हाट अबाउट दिस ऑब्जेक्ट? व्हाट अबाउट दिस ऑब्जेक्ट? -ma फोर्स लगेगा, करेक्ट?
थोड़ा सा तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया। एक आदमी बोल रहा है कि फोर्स नहीं लग रहा है, दूसरा आदमी बोल रहा है कि फोर्स नहीं लग रहा है, तीसरा आदमी बोल रहा है कि फोर्स लग रहा है। बात किसकी मानी है? न्यूटन के हिसाब से F इक्वल टू ma होना चाहिए। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स बाहर से सच में नहीं लगा रहा है। अगर देखा जाए तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सच में कोई भी फोर्स नहीं है, सिवाय कि एक mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो mg फोर्स को काउंटर बैलेंस ये अर्थ कर दे रहा होगा ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा के। तो नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 है। तो एज पर न्यूटन्स लॉ इसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए था, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। लेकिन न्यूटन्स लॉ फेल कहां हो गया? इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ इन दोनों के लिए ठीक था। इन दोनों ने बोला फोर्स 0, नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, सब कुछ 0, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बंदे को हो गया कब्ज। बोला मेरे हिसाब से तो इसमें तो फोर्स नहीं होते हुए भी एक्सेलरेशन दिख रहा है मुझे, जबकि न्यूटन ने बोला था कि फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, और यहां पर तो एक्सेलरेशन हो रहा है। यहां पर एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और उसी को हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स बोलते हैं। स्यूडो फोर्स, ये जो स्यूडो फोर्स का जो कंसेप्ट है, ये इन दोनों के बीच के झगड़े को सॉर्ट आउट करने के लिए, ताकि इन तीनों के बीच में कोई भी आपस में कंफ्यूजन ना रहे कि फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोला गया स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स को ऐसे डिफाइन किया गया कि ये वो फोर्स है जो है बट है नहीं, है ना। ये इसलिए है क्योंकि हमें प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, झगड़े को खत्म करना है, पर एक्चुअल में ये फोर्स लगता नहीं है। क्या एक्चुअल में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है, लेकिन इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ रहा है जबरदस्ती। बात आ रही है समझ में? पॉइंट क्लियर है क्या? स्यूडो फोर्स थोड़ा सा समझ में आया सबको? ओजस्वी समझ में आया? वेरी गुड। अंजन क्लियर है? सिद्धांत, रेवांश, रिया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत बड़ा चीज समझ गए तुम लोग। अब ये जो फ्रेम है, ये कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर ये समझ गए हो तो एक और चीज समझ जाना, कोशिश करना, ध्यान दो अच्छे से। ये जो स्यूडो फोर्स है, इस एक्सेलरेटेड फ्रेम की वजह से जो फोर्स आया था, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बना देते हैं। कैसे? देखो, इस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन कितना है? 1। अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसको देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी हो जाएगा u हो जाएगा 0, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 होगा ना? हाँ या ना बोलो। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में इसको देखूंगा तो इसका मतलब क्या है? ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो गया और ये ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ गया। यही होता है ना? अच्छा, और अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया, तो क्या ये और ये दोनों सेम नहीं हो गए? जल्दी बोलो। अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया, तो क्या ग्राउंड फ्रेम का जो ऑब्जर्वर है और ये ट्रेन का जो ऑब्जर्वर है, क्या ये दोनों सेम नहीं हो गए? तो हमने क्या किया है कि हमने इसका एक्सेलरेशन इसको दे दिया, इसका एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट को दे दिया, और इसको बना दिया ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वर। और ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वर हो गया, इसका मतलब ये कौन सा हो गया? इनर्शियल फ्रेम। मतलब जो न्यूटन्स लॉ इस फ्रेम में वैलिड नहीं हो रहा था नॉन इनर्शियल में, अब वो वैलिड होने लगा, है ना? अब तो ठीक है ना? ये ऑब्जेक्ट भी रेस्ट में है, तो अब ये जो बोल रहा था कि नहीं नहीं एक्सेलरेशन है इस पर, एक्सेलरेशन है इस पर, तो है
कैसे है? क्योंकि इस पर सूडो फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। हाँ या ना बोलो? अब इसके हिसाब से ये जो बोल रहा था कि इस पे फोर्स लग रहा है, सही है, फोर्स लग रहा है। इसके हिसाब से फोर्स नहीं लग रहा था तो नहीं लग रहा। हाँ ना बोलिए भाई, सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रेस्ट पर किया, इसके रिलेटिव में जो बात किया कि इसके रेस्पेक्ट में इस पर एक्सेलरेशन हो जाएगा इधर की तरफ ए, है ना? तो जैसे ही मैं इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, इसका वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। तो अब ये ग्राउंड फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम दोनों एक हो गए, है ना? अच्छा, अब ये जो भाई साहब बोले कि नहीं, इसके हिसाब से ये मास एक्सेलरेट कर रहा है ए से, करेक्ट? तो अगर इसके हिसाब से एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मतलब इसके हिसाब से एक फोर्स भी लग रहा होगा, और वो जो फोर्स लगेगा m इंटू ए के बराबर लगेगा। तो बेसिकली m इंटू ए करके हम लोगों ने क्या किया, नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट? यस और नो? यस सर। सबको ये पॉइंट क्लियर है क्या? अब चलो कुछ छोटा छोटा एग्जांपल करते हैं, तो थोड़ा सा कंसेप्ट और आप लोगों को इससे क्लियर होगा कि बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं और करना क्या चाह रहा हूं। देखो छोटा सा चीज एक और है, मैं एक बार बस इसका शॉर्ट ट्रिक बता देना चाहता हूं कि शॉर्ट ट्रिक इसका है क्या। एक ऑब्जेक्ट जो इधर से एक्सेलरेट कर रहा है ए, ओके, और एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, ये है एट रेस्ट। तो अगर मुझे एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाना है, मतलब ऑब्जर्वर अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एक्सेलरेशन है वो हम दे देंगे इसको अपोजिट डायरेक्शन में ए, और उसमें हम लोग ऐड कर देंगे m, और ये हो जाएगा 0। इसका जो एक्सेलरेशन था ये हम लोग दे देंगे इसको, और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। बस सूडो फोर्स ऐसे ही लगाना है। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्सेलरेट हो रहा है ए से, इसके अंदर एक पेंडुलम ऐसा बॉल रखा गया है, पेंडुलम है ये, ठीक है? अब देखिए दो ऑब्जर्वर मैं बैठा देता हूं ऐसा, और एक ऑब्जर्वर इस गाड़ी के अंदर, दिस इज ऑब्जर्वर नंबर ए, दिस इज ऑब्जर्वर नंबर बी। बताइए ऑब्जर्वर नंबर ए, ऑब्जर्वर नंबर ए इस गाड़ी के एक्सेलरेशन को देखेगा, इसके हिसाब से इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, बताइए। ऑब्जर्वर नंबर ए के हिसाब से ये जो व्हीकल है सी, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ए। सबने माना ए, तो हमने भी मान लिया ए। चलिए बहुत बढ़िया बात। इसका मतलब अगर इस गाड़ी का एक्सेलरेशन ए है, तो क्या इस बॉब का भी एक्सेलरेशन ए होगा? इस गाड़ी के हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए होगा, सारे पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए होगा। हाँ, अगर एक्सेलरेशन ए है तो ऑब्जर्वर नंबर ए के हिसाब से जो इस पर फोर्स लगा F = ma होना चाहिए, तभी तो जाकर के सारे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ए होगा, हाँ या ना? ये किसके हिसाब से है? ऑब्जर्वर ए के हिसाब से। अब बात करते हैं ऑब्जर्वर बी के हिसाब से। ऑब्जर्वर बी के हिसाब से इस बॉब का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? शिवम कह रहा है ए, अंजन कह रहा है 0, रोशन कह रहा है 0। शिवम, हर्षित, आंसर आप रिव्यू करिए फिर से। ऑब्जर्वर बी के हिसाब से इस बॉब का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का भी एक्सेलरेशन ए है, इसका भी एक्सेलरेशन ए है। जब इसके रेस्पेक्ट में, अरे ये भी तो इसी गाड़ी में बैठा है ना। हेलो, जा उलट गए।
इसका भी एक्सेलरेशन a है और इसका भी एक्सेलरेशन a है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 0 ना होगा शिवम? तो अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0। करेक्ट। अब इस थ्योरी को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या हम लोग यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा दें? बोलिए। फ्रेम कौन सा? नॉन इनर्शियल। फ्रेम कौन सा? नॉन इनर्शियल, क्योंकि एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड फ्रेम नॉन इनर्शियल होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस पर स्यूडो फोर्स वाला कंसेप्ट खेल जाता है। मैंने क्या बोला कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसको अगर ग्राउंड फ्रेम में लेकर के आना है तो आप क्या करेंगे? स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट खेल जाइए। चलिए देखते हैं खेल के। इस आदमी को लेकर के आते हैं ग्राउंड फ्रेम में, तो ये आदमी आ गया ग्राउंड फ्रेम ऐसा रेस्ट। लेकिन जैसे ही ये ग्राउंड फ्रेम में आएगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लग जाएगा। ऑब्जेक्ट के ऊपर स्यूडो फोर्स लग जाएगा। कितना? MA, है ना? और एक स्यूडो फोर्स पहले लग रहा था M × A। नेट फोर्स, स्यूडो फोर्स नहीं, ये ओरिजिनल में फोर्स लग रहा था। F नेट कितना हो जाएगा? 0। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? बात समझ में आई? डायरेक्ट हो गया? समझ में आया या नहीं? सर वो ऑब्जेक्ट भी है ना बाहर? हाँ, ऑब्जेक्ट भी बाहर है ना? ऑब्जेक्ट ए बाहर है, ये तो पहले का कंडीशन था ना, ये तो पहले से ही ग्राउंड फ्रेम में है। मैंने ऑब्जेक्ट Yes, बी sir. को बाहर निकाला, इसको मैंने बनाया क्या? इनर्शियल फ्रेम। तो अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम को, जो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, अगर इसको इनर्शियल फ्रेम में करना है तो क्या करेंगे? इसके रिस्पेक्ट में इस पर स्यूडो फोर्स लगा देंगे। हाँ या ना? ठीक है सर। यस सर। सब लोग बोलो। ये थोड़ा सा पेचीदा है, मैं बोला कि यही टर्म हमको समझना जरूरी है। यस सर। ये जो फ्रेम था, इसमें जो ऑब्जर्वर था, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में था। इसको अगर हमें इनर्शियल फ्रेम में लेके आना है तो क्या करेंगे? इसके रेस्पेक्ट में इस पर एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे और फिर इसको बोलेंगे कि हाँ अब ये ग्राउंड फ्रेम में आ गया, है ना? तो इस पर MA फोर्स तो पहले से लग ही रहा था। ग्राउंड फ्रेम में देखने पर MA फोर्स तो पहले से लग रहा था, लेकिन जब इसके रेस्पेक्ट में आएंगे तो एक और स्यूडो फोर्स लगने लगेगा पीछे की तरफ MA। तो नेट सर फोर्स तो क्या पेंडुलम, MA करके 0। एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? सर तो पेंडुलम का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ये इनर्शियल हो जाएगा। हाँ, पेंडुलम का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और ये जो ऑब्जर्वर है ये इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहा है। तभी तो जाकर के न्यूटन्स लॉ वैलिड हो गया। देखो न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं हो गया। F नेट 0 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F 0, एक्सेलरेशन 0। नहीं समझे? पहले वैलिड नहीं हो रहा था ना, पहले वैलिड नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0 था, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में फोर्स लग रहा था। तो अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इसके हिसाब से फोर्स और इसके हिसाब से एक्सेलरेशन, ये 0 मतलब ये टोटल टर्म 0 और ये टोटल टर्म नॉट इक्वल टू 0, दोनों बराबर नहीं हो रहे थे। ये दोनों इक्वेट कब हुआ? जब हमने एक स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट यहां पर ऐड किया। जा नहीं चमका? अरे समझा क्या? अंजन को क्लियर है? चलो एक दो और एग्जांपल करते हैं तो शायद खुद ही समझ में आ जाएगा हम लोग कर क्या रहे हैं।
चलो देखो, एक लिफ्ट है और एक आदमी बैठा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। आदमी का मास है 50 केजी, ठीक है, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। सो बताइए कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगेगा विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इनसाइड द लिफ्ट। ये ऑब्जर्वर है, बोलो 0 क्यों? 0 क्यों? सर पे स्यूडो फोर्स लगाएंगे तो इसका एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा ना। स्यूडो फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है। सर ऑब्जर्वर भी तो उसी एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। हाँ, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। 0, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसमें और क्या कर सकते हैं? चलो इस पर और हेवी क्वेश्चन तो बाद में कराया जाता है, अभी शायद क्वेश्चन कराने लगेंगे डीप में तो समझ में नहीं आएगा। फिलहाल इतना ही कंसेप्ट ही सिर्फ समझते हैं कि स्यूडो फोर्स कितना लग रहा है। चलो, एक वेज ऐसा है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया, ये मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, ये मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से। सो एक ऑब्जर्वर जो इसके ऊपर बैठा है, ये वाला ऑब्जर्वर, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितना लगेगा? जीरो। क्यों? 0 सर, क्योंकि ऑब्जर्वर भी उसी एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रहा है, नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 होगा। कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं हम लोग। ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, हम लोगों ने इसके फ्रेम में बैठ गए, ठीक है। तो इस फ्रेम में जब हम लोग बैठेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्यूडो फोर्स प्रोवाइड कर देंगे, सीधे की तरफ एम। हाँ, अगर ये हम लोग ऑल ओवर द कंबाइंड करके इन दोनों को सिस्टम बना करके देखें, इन दोनों को सिस्टम बना करके देखेंगे तो नेट फोर्स हो जाएगा 0। लेकिन अगर सिर्फ मैं इतने दूर को सिस्टम मानूं, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट को सिस्टम मानूं, इतना दूर, मतलब ये ब्लॉक को मैं ऐसे बना देता हूं इधर साइड में, ठीक है। ये एक्सेलरेट कर रहा था, इसके हिसाब से इस पर एक्सेलरेशन इसका 0 होना चाहिए था। इस ऑब्जर्वर के हिसाब से एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए था, तो नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए था, करेक्ट। लेकिन जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर बैठा हुआ है उसके हिसाब से तो इस पर फोर्स लग रहा है 0, सॉरी, इस पर फोर्स लग रहा है किधर? एम ए के बराबर, इधर की तरफ, आया ना। ये जो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर बैठा हुआ है, क्योंकि ये सारे के सारे बॉडी एक्सेलरेट कर रहे हैं ए से, तो इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा होगा m इंटू ए। सर तो उसको इनर्शियल बनाएंगे ना, नॉन इनर्शियल है तो। इसको ना, यस सर। इसको इनर्शियल हम लोग बनाएंगे। इनर्शियल कैसे बनाएंगे? बाय अप्लाइंग अ स्यूडो फोर्स ऑन इट। इसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगा दीजिए एम ए, पीछे की तरफ,
इसके रेस्पेक्ट में एक स्यूडो फोर्स लगा दीजिए पीछे की तरफ। अब ये जस्टिफाइड हो गया। अब हम लोग पहुंच गए कहां? ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं अब हम लोग। अब यहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड है। कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, मैटर क्लियर नहीं हो पा रहा है। सर जो ऑब्जर्वर उस पे एक्सीलरेशन में है उसको, वो नॉन इनर्शियल है ना, तो उसको इनर्शियल बनाएंगे फिर सीडो फोर्स लगा के, तो इसका फोर्स 0 हो जाएगा ना। इसके ऊपर फोर्स 0 हो जाएगा, वो तो मैं समझ गया, वो तो मैं समझ गया, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में इसके ऊपर एक फोर्स तो लगाएंगे ना इधर की तरफ, सीडो फोर्स ma। यस सर। सीडो फोर्स मैंने लगा दिया। अब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना रह गया mg नीचे की तरफ। अब क्या बोल रहे हो? हेलो, एफ नेट 0 करना है, ठीक है। हम लोगों ने जो बात किया वो यही था कि ये एक्सेलरेट कर रहा है ए से, हाँ? इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, लेकिन इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? ए होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? फिर से मैं बोल रहा हूं, या पहले चलो टेबल ही बना लो, कंफ्यूजन दूर होगा। ऐसे टेबल बना लेते। इस ऑब्जर्वर का नाम आ गया ए और इसका हो गया बी। देखो, ऑब्जर्वर नंबर ए के हिसाब से जो हमारा एक्सेलरेशन होना चाहिए वो होना चाहिए ए, और फोर्स होना चाहिए m इंटू ए। ऑब्जर्वर नंबर बी के हिसाब से एक्सेलरेशन होना चाहिए 0 और f होना चाहिए 0। सही है ना? हेलो, सब लोग है? यस सर। ये बताइए, ऑब्जर्वर नंबर ए के हिसाब से जो ग्राउंड फ्रेम में है, इसके हिसाब से एक्सेलरेशन ए होगा, तो फोर्स होना चाहिए ma के बराबर, करेक्ट। ऑब्जर्वर बी जो इसी के फ्रेम पे बैठा हुआ है, ये भी एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो इसके हिसाब से एक्सेलरेशन होना चाहिए 0 और फोर्स भी होना चाहिए 0। लेकिन ये फोर्स 0 कब होगा? इस चीज को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? ग्राउंड फ्रेम वाले में ma ऐड करना पड़ेगा। सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा है। चलो किसी और मेथड से, चलो सिंपल वे में बताओ। हाँ, टाइम हो गया क्या? अरे बाप रे। हाँ हाँ, चलो चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल अपन लोगों का क्लास है, कल ऑफलाइन क्लास में फिर से बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है? सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। बाय बाय। ओके बाय।